आज हम बीए पार्ट थर्ड मुद्रा बैंकिंग राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के कारण क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सामान्यतया कीमत में वृद्धि होना मुद्रास्फीति माना जाता है, जो गलत है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य वस्तुओं तथा सेवाओं के औसत अर्थात सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होना है। स्फीति की स्थिति में कीमत सूचकांक में वृद्धि होती है। सामान्य कीमत स्तर में अनेक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का समावेश किया जाता है। 1-2 वर्षों में सामान्य कीमत स्तर का बढ़ना मुद्रास्फीति नहीं कहलाता, बल्कि कीमत स्तर में लगातार बढ़ने का कारण का रुख मुद्रास्फीति कहलाता है। स्फीति के समय कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है और कुछ की घट भी सकती है, लेकिन औसत रूप से सामान्य कीमत स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है और यही प्रवृत्ति लगातार जारी रहती है। अब है कि स्फीति के कारण क्या है। तो पहला कारण है अत्यधिक मुद्रा का निर्गमन। तो प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन का ये मानना है कि जिस देश में जितना अधिक मुद्रा का प्रसार होगा, यानी कि जितनी अधिक मुद्रा छापी जाएगी, उसी के कारण बाजार में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे भारतवर्ष में सरकार ने जो पहले 1000 के 500 के जो नोट चलते थे उनको एकदम बंद कर दिया और उनकी जगह नए नोट छापे सरकार ने। तो अत्यधिक मुद्रा यानी कि प्रत्येक सरकार का ये ध्यान रखती है कि इतनी अधिक मुद्रा ना छाप जाए कि उनका बाजार मूल्य ही कम हो जाए। दूसरा है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे देश आर्थिक विकास करता है तो उसके सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि होती है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट में है, जबकि विदेशों में अगर अपन देखेंगे तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, तो सरकार की जिम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, यदि देश में सरकार भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय करती है तो सार्वजनिक व्यय से लोगों की आमदनी तो बढ़ जाती है, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन में आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ पाती, जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है उदार मौद्रिक नीति। तो देश में उदार मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप ही मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। यदि देश का केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक तथा साख नीति के तहत बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात में कमी कर देता है तो इससे बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है। फिर है करारोपण यानी टैक्सेशन। यदि अर्थव्यवस्था में करारोपण की नीति के तहत सरकार प्रत्यक्ष करों जैसे आय कर, संपत्ति कर आदि की मात्रा में कमी करती है, तो परोक्ष करों जैसे उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी आदि में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ साथ प्राकृतिक प्रकोप। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर अनेक प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, जिसमें सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ औद्योगिक अशांति। तो उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिक यदि किसी समय विशेष में अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल का सहारा लेते हैं, तो वे इससे उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया ठप हो जाती है। हड़ताल के कारण उद्योगों में तालाबंदी, तोड़फोड़ आदि की घटनाएं बढ़ती हैं, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में गिरावट आती है। इसके साथ साथ उत्पादन लागत में वृद्धि। तो उत्पादन लागत में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, क्योंकि अगर इनकम बढ़ती है या रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है, बिजली की दरें बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट की बढ़ती है, तो निश्चित रूप से इससे उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि। तो सार्वजनिक व्यय का एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से हो रही है और सरकार उन बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के व्यय करती है।